नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। वही बिटकॉइन जिसका दाम आज से 3 महीने पहले पहुंच गया था लगभग 50 लाख रुपए पे। जानेंगे इसके पीछे का रीजंस और क्यों इससे बैंक्स को प्रॉब्लम है। अगर आपको बिटकॉइन समझना है तो सबसे पहले उसका वाइट पेपर पढ़ना ज़रूरी है। वाइट पेपर में सब कुछ लिखा है, वो बिटकॉइन के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसके ओनर के बारे में एक्सप्लेन करता है। उसके ओनर का नाम सतोशी नाकामोटो था और उनकी कुछ लाइनें आपको क्लियर कट इंडिकेट करती है कि क्यों बैंक्स को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। So it was a version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through financial institution. So अपनी भाषा में कहें तो हम एक चच्चा से दूसरे चच्चा को easily पैसे भिजवा सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं by eliminating financial institution. Financial institutions मतलब बैंक। ये मनी है। आप जैसे देख सकते हो, एक तरफ $20 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमारे पास 500 रुपए हैं गांधी जी जिस पे छपे हुए हैं, और एक और मनी है बिटकॉइन। अब आप लोग पूछ सकते हो बिटकॉइन क्यों? बिटकॉइन मनी का रीजन इसलिए बना बिकॉज एल साल्वाडोर जैसी कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल सर्विस टेंडर घोषित कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली मनी क्या होता है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड मनी. And to understand money, there is no other alternative than to the study and function and history of money. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम सिंपल है कि अगर आपको बिटकॉइन को समझना है तो आपको पहले पैसों को समझना होगा, और अगर आपको पैसों को समझना है तो हमें ये समझना होगा स्टडी एंड हिस्ट्री और उसके फंक्शंस क्या थे। सबसे पहला जो मनी आता है उसका नाम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था कि आप एक कमोडिटी दो, उसके बदले में दूसरी कमोडिटी ले लो। जैसे आपके पास एक प्रकार के फल हैं, किसी और के पास दूसरे प्रकार के फल हैं, आप लोग एक्सचेंज कर लेते हो, तो उस एक्सचेंज को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। आपके पास पैंट्स है, मेरे पास शर्ट है, मैं आपको कुछ पैंट्स दे देता हूँ, बदले में आपसे कुछ शर्ट्स ले लेता हूँ। ड्रॉबैक क्या हुआ करते थे? जैसे आपके पास गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी है, ठीक है, और आपको सब्जियां खरीदनी है या फिर आपको फल खरीदने हैं या अनाज खरीदने हैं, तो आप उन पर्टिकुलर एनिमल्स को काट के नहीं दे सकते थे, ये पॉसिबल नहीं था। उसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक हुआ करता था डिविजिबिलिटी, या आप सामने वाले को जो प्रोडक्ट देना चाहते हो वो शायद लेना ही नहीं चाहता है उस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहला इन्वेंशन होता है पैसों का, और उन्हें कहा जाता था कोड़ियां या फिर सीशेल मनी या फिर शंख, इन्हें कुछ भी बोल सकते हो। अब ये क्यों यूज हुए मनी के रूप में? पहली चीज, बहुत इजी होते थे कैरी, इतने भारी नहीं होते थे, आराम से पॉकेट में डाल दिए चले गए, इनको कैलकुलेट किया जा सकता। तो ये सबसे पहला फॉर्म ऑफ मनी था। कुछ जगहों पर सॉल्ट को यूज किया जाता था, नमक को। कुछ जगहों पर जहां पे अफ्रीका है वहां पे कुछ जगहों पर पत्थर को, एंटीक पत्थरों को यूज किया जाता था एज फॉर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला सिस्टम था सीशेल मनी। बट ये सिस्टम कोलैप्स करता है क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि समुंदर के अंदर और शेल्स मिलते हैं, वो उनको लेने चले जाते हैं, और उसके कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, बिकॉज शंख की जो सप्लाई थी वो बढ़ जाती है। हम उसके बाद उतरते हैं प्रेशियस मेटल्स पे। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इवॉल्व करता है और हम मेटल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले दो मेटल्स जिनको मनी के रूप में यूज किया गया वो थे गोल्ड एंड सिल्वर। आपने पढ़ा होगा सोने की मोहर एंड ये सब, तो ये वो मेटल्स हुआ करते थे। राजा अगर खुश होता था किसी से तो उसको सोने के सिक्के देता था, तो वो प्रेशियस मेटल्स हुआ करते थे। प्रेशियस मेटल्स को करेंसी के रूप में या पैसों के रूप में इसलिए किया गया बिकॉज इनको कॉपी नहीं किया जा सकता इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण। वहीं पे अगर आप दूसरे मेटल्स को देखो, बहुत इजीली अवेलेबल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कॉपी किया जा सकता है, इसलिए उन पर्टिकुलर करेंसीज ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूलर को पूरा डिस्ट्रॉय किया है। सो ये प्रेशियस मेटल्स हुआ करते थे, बट इनके भी ड्रॉबैक थे। अब अपने MG हेक्टर लेने जा रहे हैं, टाटा सफारी लेने जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना आप 2-2, 3-3 किलो बार्स पॉकेट में घुसा के जा रहे हो कि हाँ भैया हमें एक MG हेक्टर लेनी है, उसका दाम है फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, आपके गोल्ड का दाम है फॉर एग्जाम्पल 1 किलो गोल्ड का दाम है 50 लाख। आप क्या आधा किलो गोल्ड पॉकेट में लेके जाओगे और लोग बोलो ये लो सर, फिर वो तराजू से उधर नापेगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी। क्यों डिफिकल्ट था ये? क्योंकि इसको आप कैरी नहीं कर सकते थे हर जगह पे। इसीलिए हम आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने कहा कि काम करो, आप अपना गोल्ड हमें दे दो और बदले में हम आपको ये सर्टिफिकेट दे देते हैं।
आप मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाते होगे, बाहर वो जूते रखने वाला होता है, वो क्या करता है, आपसे जूते लेता है और बदले में आपको टोकन पकड़ा देता है। उस टोकन की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती है, बट हाँ वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका जूता किस रेक में रखा हुआ है, बस इतना सा ही काम होता है। बट अगर आपका वो जूता चोरी करके ले जाए तो वो टोकन से आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। तो वही था ये सर्टिफिकेट। गोल्ड सर्टिफिकेट्स में क्या होता था, बहुत सिंपल सी चीज होती थी। गोल्ड सर्टिफिकेट, आपने 1 किलो गोल्ड दिया है, वो आपको गोल्ड सर्टिफिकेट देते थे जो 100% बैक्ड होता था। आप वापस लाके इनको सर्टिफिकेट दो और आप अपना गोल्ड ले जाओ। एडवांटेज क्या था, एडवांटेज ये था कि आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपका गोल्ड नहीं गिरेगा, आपकी चीजें चोरी नहीं होगी। सर्टिफिकेट इजीली पॉकेट में डाल लिया, बैग में डाल लिया, कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सर्टिफाइज दैट इट देयर हैज बीन deposited in the treasury of the United States $10,000 in gold coins। तो इनको गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करके वो करते थे, जो भी इनका हिसाब था, ये लोग गोल्ड सर्टिफिकेट देते थे। हम आते हैं उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन पे, 1914 टू 1918, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स 40% बैक। इसमें क्या हुआ, जब आप बैंक को सोना देते हो और वो बदले में आपको सर्टिफिकेट देता है, जब आप रिटर्न करते हो तो वो आपको 60% काट के बस 40% देता है। ये इसलिए था बिकॉज कंट्रीज वॉर पे आ गई थी। जब कंट्रीज वॉर पे आती है तो जो कंट्री वॉर पे होती है उसके फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो गए या फिर उसकी कंपनीज हो गई, वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कंट्री को दूसरी कंट्री से सामान मंगाने होते हैं। तो वो जब सामान मंगाते हैं तो सामने वाली कंट्री गोल्ड सर्टिफिकेट तो लेगी नहीं, वो बदले में क्या लेती है, गोल्ड लेती है। तो वो जब गोल्ड लेना स्टार्ट करती तो इनके जो रिजर्व थे, जो लोगों ने डिपॉजिट किए थे, वो रिजर्व्स कटना स्टार्ट हो गए। तो ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे आ गए, जहां पे इन्होंने कहा कि जब आप अपना गोल्ड वापस लोगे, जब आप हमें हमारा सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट दोगे, आप अपना गोल्ड लोगे, तो हम 60% काट के आपको 40% देंगे। मतलब अगर आपने 1 किलो गोल्ड दिया है तो हम आपको वापस जब रिटर्न करेंगे, हम आपको 400 ग्राम गोल्ड रिटर्न करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है। अमेरिका एज यूजुअल स्मार्ट मूव करता है, वॉर में नहीं आता है, बट जो कंट्रीज वॉर लड़ रही होती हैं उन्हें आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई करता है। मतलब अरे 2 बिलियन लड़ रही है, बंदर बैठा हुआ है, बंदर रोटी को डिवाइड करता रहता है। जिसको आर्टिलरी गन्स चाहिए उनको आर्टिलरी गन्स प्रोवाइड कर रहा है, सबमरीन्स चाहिए सबमरीन्स लो, आपको जो चाहिए वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना चाहिए, बिस्किट चाहिए, पानी चाहिए, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम लड़ेंगे नहीं। और इन्होंने कंट्रीज को क्या कह दिया कि आप लड़ो, आप दबा के लड़ो, बदले में आप हमें बस इतना सा देना, आपको अपना गोल्ड हमें देना पड़ेगा और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो इन्होंने बैठ के सारा गोल्ड दे दिया। इस समय तक अमेरिका रैंक करने लग गया, उसके पास गोल्ड रिजर्व्स बढ़ने लग गए। वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1939 और 1945 में। जब तक अमेरिका नहीं आया था तब तक अमेरिका ने यही रणनीति अपनाई, जब तक पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक नहीं कर दिया था। तब तक अमेरिका के पास 2/3 गोल्ड आ गया था। आर्म्स एम्युनिशन ऐसे भी बन रहे थे दूसरी कंट्री को सप्लाई करने के लिए, आर्मी ऐसे भी खड़ी हो रही थी। अटैक हुआ पर्ल हार्बर पे, अमेरिका ने डिक्लेयर किया वी आर इन वॉर। 1944 में जब सारी कंट्रीज कोलैप्स कर रही थी बिकॉज उनका करेंसी सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया था, तब अमेरिका उनको बोलता है देखो मेरा जो हर एक डॉलर है दैट इज बैक्ड बाय गोल्ड, तुम एक काम करो, तुम मेरे से मेरा डॉलर ले लो और अपनी करेंसी उसके बेसिस पे प्रिंट कर दो, क्योंकि उस समय हर डॉलर वाज एक्चुअली बैक्ड बाय गोल्ड। और वहीं पे आता है ब्रिटन वुड्स सिस्टम 1944। ब्रिटन वुड्स सिस्टम 1944 में अमेरिका ने लोगों को डॉलर्स देना स्टार्ट किया, कंट्रीज को डॉलर देना स्टार्ट किया, जिसके बेसिस पे कंट्रीज वापस स्टेबलाइज हुई और उन्हें अपनी करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट किया। जब वो अपनी करेंसी प्रिंट कर रहे थे तो अमेरिका ने रियलाइज किया कि यार अपनी करेंसी को ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऑडिट करने नहीं आएगा क्या हमारे पास इतना गोल्ड है कि नहीं है। तो अमेरिका ने यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सी काट दिया कि भैया हम देखो अब कैसे सबको रूल करते हैं। लोग एकदम मस्त, हमारा रुपया इज बैक्ड बाय गोल्ड, हमारा रुपया इज बैक्ड बाय गोल्ड, वो इसलिए बोल रहे थे बिकॉज उनके पास डॉलर्स थे। बट अमेरिका ने यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर दिए थे। हमारे चार्ल्स दी गॉड चचा थे, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट किया है। उन्होंने अमेरिका को कहा देखो तुम अपने डॉलर लो, बदले में मेरे को मेरा गोल्ड दो। अमेरिका को लगा भाई अपनी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इसीलिए जब रिचर्ड निक्सन आए एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने सबसे पहली चीज जो की वो एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड था।
एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब जो आप अभी तक देख रहे थे ना कि गोल्ड के साथ रुपया प्रिंट हुआ था, डॉलर प्रिंट हुआ था और डॉलर के साथ रुपया प्रिंट हुआ था। आज भी काफी सारी स्कूल्स में गलत पढ़ाया जाता है दैट रुपी इज बैकएंड बाय गोल्ड। रुपी इज नॉट बैकएंड बाय गोल्ड एट ऑल, बिकॉज 1971 में आपके पास जो 200 रुपए का या 2000 रुपए का या 500 रुपए का नोट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता ही नहीं है। इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। वहां पे एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स होता है 1971 में। तो बर्थ ऑफ फिएट करेंसी आती है। अब जो करेंसी आपके या मेरे पॉकेट में है वो करेंसी क्या है? वो करेंसी है डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री। आपकी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर है। उनका जब मन हो तब वो पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन was a disaster. I state demonetization was an eye opener for people that आप जो रुपए को बैंक में रखते हो, आप जो रुपए को अपने पॉकेट में डालते हो, आप जो रुपए को ब्लैक को अपने घरों में घुसा के रखते हो, उसका कोई काम नहीं है। जो 10 रुपए में परसों ब्रेड मिलती थी वो आज मिलती है 34 रुपए में या 36 रुपए में। उसका रीजन क्या है? जस्ट लाइक शेल मनी सप्लाई को बढ़ा दिया गया है। जब सप्लाई को बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करते हैं। परचेजिंग पावर बढ़ती है तो जरूरी होता है कमोडिटीज के पावर को भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर आपने परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया लोगों को मतलब वो 100 रुपए में पूरा घर का सामान खरीदने लगे, अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए कंट्रोल करने के लिए कमोडिटीज के प्राइसेस को भी इंक्रीज किया जाता है। ये मनी सप्लाई है। देखिए 2020 में क्या हुआ, सारी चीजें कोलैप्स हुई, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, किसी ने सोचा नहीं था। और आप देख सकते हो किस तरीके से 2020 में मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। ये कभी नहीं हुई थी जितनी ये यहाँ पे हुई है, ये कभी नहीं हुई थी। मेरे हिसाब से लास्ट 20 साल, पता नहीं कितने सालों की प्रिंटिंग यहाँ पे एक बार में हो गई। ये मनी सप्लाई ऑफ इंडिया है और ये मनी सप्लाई ऑफ इंडिया भी देख लीजिए किस तरीके से राइज कर रहा है, ब्रूटली राइज कर रहा है। जब पैसा इतना ज्यादा छप जाता है तो हाइपर इन्फ्लेशन हिट करता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो गया? जहां पे आपको एक कॉफी के लिए बस 100 रुपए देने पड़ते हैं, वहां पे ऐसा हो सकता है जैसे ये बॉलीवियर नोट्स हैं, यहाँ पे अगर आपको एक टॉयलेट पेपर खरीदना है तो टॉयलेट पेपर के लिए आपको 2.5 kg बोरा लेके जाना पड़ेगा। इमेजिन करो आप डेट पे जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और आपको मजदूर बन के जाना पड़ेगा, बिकॉज नोट्स उतने सारे कैरी करने पड़ेंगे। आपका बिल जो आएगा वो 2000-3000 रुपए का नहीं आएगा, वो शायद 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी उस समय करेंसी हो उसमें आए। सो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ अ राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी। 2008 की क्राइसिस आपको याद होगी, लेमन ब्रदर क्राइसिस। लेमन ब्रदर क्राइसिस के साथ क्या हुआ था? इनका दिवाला निकल गया था। ये एक बैंक था जिसका दिवाला निकल गया था 2008 में। और मजेदार चीज 2009 में सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के साथ आया था। बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन है इसके साथ। क्यों है वो जानते हैं। क्या होता है, हम अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और बैंक्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लक्ष्मी निवास बैंक हो सकता है, पीएमसी बैंक हो सकता है या यस बैंक हो सकता है। ये लास्ट कुछ साल में इनका दिवाला निकला है, इन बैंकों का दिवाला निकला है। कैसे? क्योंकि आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उसी पैसे के साथ इंटरेस्ट कमाने के लिए नीरव मोदी जी या फिर विजय माल्या जी या फिर आप इन चचा को कोई भी पकड़ लीजिए, जो भी आपको नाम देना हो, चोर बोल लीजिए, जो भी बोलना है, भगोड़ा बोल लीजिए, जैसा भी नाम देना आप दे लीजिए, इनको वो पैसे दे देते हैं विदाउट गोइंग थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इवन इफ दे गो थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। कई बार इनको पकड़ा नहीं जाता है। तो जब ये पैसा इनके पास चला जाता है, ये बड़े ही आसानी से उस पैसे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उड़ा देते हैं। अब भले ही आप उसको अय्याशियों में बोलिए, भले ही आप उसे पार्टीज में बोलिए, भले ही आप उसे एक्सपेरिमेंट में बोलिए, हमारा पैसा इनके पास चला जाता है और इन बैंक्स का दिवाला निकल जाता है। बट हकीकत में ये पैसा किसका था? ये पैसा था हमारा, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लें तो डिमोनेटाइजेशन के समय क्या हुआ था? आपके बैंक अकाउंट में मे बी 50 लाख रुपए पड़े हुए, बट आप बस 2000 रुपए का नोट निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? आपका पैसा, बट उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक इंसान 10 साल तक मेहनत करता है, एक अच्छी लमसम चंक अपने 10 साल में बनाता है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ रुपए बनाता है, बट 20 साल बाद जब वो जाता है ना, उसे वो 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू मिलती है वो बहुत कम मिलती है। ऐसा क्यों है? क्यों? आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएटेबल एसेट है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन का डेवलपमेंट हुआ। बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन कॉइन्स ही हैं।
2,10,00,000 कॉइन्स, इफ माई हिंदी इज करेक्ट, 21 मिलियन कॉइन्स। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं, तो 21 मिलियन 2,10,00,000 कॉइन्स ही हैं। 2,10,00,000 कॉइन्स जिस सिस्टम पे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग 100 साल में ये पूरे के पूरे कॉइन्स रोटेशन में आ जाएंगे। अभी तक कितने आए हैं? 18.5 या 18.6 मिलियन कॉइन्स रोटेट कर रहे हैं बिटकॉइन। और अगर आप डॉलर को कंपेयर करते हो तो 1998 में आप $20 से बहुत कुछ खरीद सकते थे। $20 पकड़ लीजिए, या इसे आप 1600 या 2000 रुपए पकड़ लीजिए, आप 1998 में 2000 रुपए से घर का सारा सामान खरीद सकते थे। वहीं पे 2005 में वो रुपए थोड़े कम पड़े, 2014 में वो और कम पड़े, 2021 में आज उसमें एक प्रॉपर कुछ भी नहीं आता, एक कॉफी आती है। वहीं पे अगर आप बिटकॉइन को देखिए, बिटकॉइन बिकॉज इट इज अ डिफ्लेशनरी एसेट, 2012 में आप कुछ सामान खरीद सकते थे, 2013 में, या आप 2013 मत रखिए, 13-14 रख सकते हैं, उसमें आप ज्यादा खरीद सकते थे। यहाँ पे मैंने 2014 रखा है, बट 2000 आप इसे 17 या 18 रखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके उस समय जो प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन थे, उस समय आप उससे एक i20 खरीद सकते थे या i10 खरीद सकते थे। लगभग 14 लाख रुपए गया था बिटकॉइन। और 2021 में जब एक बिटकॉइन का दाम जा चुका था लगभग 50 लाख रुपए, तब आप शायद एक टेस्ला की गाड़ी भी खरीद सकते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिमूव करना चाहते थे। बिकॉज ये जो सारी क्राइसिस का कहीं ना कहीं जड़ रीजन था, वो था बैंक। अब जो करेंसीज चल रही हैं उनको बैंक्स की जरूरत नहीं है। आप एक देश से बैठे बैठे किसी भी दूसरे देश के प्राणी को बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसका वॉलेट एड्रेस आपके पास हो और किस चेन पे वो जा रहा है वो आपको पता हो। ये पब्लिक लेजर है। जब मोहनलाल ने सोहनलाल को 2 रुपए ट्रांसफर किए तो क्या होता है, प्रूफ करने के लिए मोहनलाल को क्या करना पड़ता है, बैंक के पास जाना पड़ता है, पासबुक दिखानी पड़ती है, उसको इनकम स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है अगर उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है, मे बी 2 दिन बाद या 72 आवर्स बाद डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपने किसी को भी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर 2 बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं तो इस पब्लिक लेजर में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैसे आता है उसके बारे आने वाले वीडियोस में अपने बात करेंगे, बट आ जाता है। बिटकॉइन कैसे काम करता है, इमेजिन करिए मिस्टर ब्लू के पास एक बिटकॉइन है जो मिस्टर ग्रीन को दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का होना जरूरी है, बट अगर थर्ड पार्टी आ जाएगी तो वही बैंक वाला सिस्टम हो जाएगा। बैंक्स भी तो थर्ड पार्टी वाला काम ही करती है। तो यहाँ पे उसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस को लगाया गया। इन माइनस को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल सोल्यूशन को फाइंड करना होता है जो प्रूफ करता है कि इस पर्सन के पास एक बिटकॉइन है और ये एक बिटकॉइन इसको ट्रांसफर कर सकता है। इस मैथमेटिकल सोल्यूशन को जब माइनस सॉल्व करते हैं तो उनको इसके बदले में मिलता है एक बिटकॉइन। आप इतना ही जानिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइनस सोल्यूशन जानने की कोई जरूरत नहीं है। यूजेस ऑफ बिटकॉइन, क्या यूज है बिटकॉइन का? देखिए, पहले अगर मिस्टर ब्लू को कनाडा अगर कुछ फंड ट्रांसफर करना होता था तो उसे बैंक्स के थ्रू जाना होता था। अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती थी तो बैंक्स उस समय उतनी देर में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। आप पकड़ लीजिए 24 घंटे से 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं अगर आप किसी दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वेल्थ ट्रांसफर हो रहा होता है। बट यूजर्स ऑफ बिटकॉइन ने क्या किया है, इस बैंक को ही एलिमिनेट कर दिया है और आप यहां से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बिटकॉइन के माध्यम से 20 से 30 मिनट के अंदर उसके वॉलेट एड्रेस में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। Why are banks against crypto? Because cryptocurrency is fast and it is very cheap. जहां पे बैंक आपसे 1%, 2%, 2.5% चार्ज करता है, वहीं पे बिटकॉइन आपसे 7 रुपए, 8 रुपए या 150 रुपए चार्ज करती है, डिपेंडिंग अपॉन द वहां पे गैस रेट क्या लग रही है, कि उस समय कितना ज्यादा वो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होके रखा है। आप अगर नॉमिनल चेन्स यूज करते हैं, जैसे TRX यूज करते हैं, तो TRX इज वन ऑफ द फास्टेस्ट चेन्स। वो आपको मे बी अगले 2 से 3 मिनट में किसी भी कोने में हो आदमी, उसके फंड्स में वो पैसा चला जाता है, उसके वॉलेट में वो फंड चला जाता है। कंट्रीज जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल किया है उसमें आती है स्विट्जरलैंड, कनाडा, एल साल्वाडोर, जापान। इंडियन कंपनीज जो क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में रेगुलेट करवाने की मदद कर रही हैं वो है CoinDCX एंड WazirX। वैसे और भी हैं, बट मुझे ये 2 कंपनी जेन्युइन लगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ BTC, देखिए एडवांटेज तो है, उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस फॉर ड्रग्स एंड वेपन्स, नॉन ट्रेसेबल,
इट वॉज आउटसाइड द रीच ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट टीम टू कैच होल्ड ऑफ देम। क्योंकि हम पुराने टेक्निक से चलते थे, ये एकदम नई टेक्निक है हैकिंग। एनीवन कैन क्रिएट इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी, बोगस एंड फ्रॉडलेंट कंपनीज बिकेम एक्टिव। एग्जाम्पल अमित भारद्वाज, गेन बिटकॉइन या वन बीटीसी या फिर डॉक्टर रूथा और बेस्ट एग्जांपल्स। कोई भी अपनी करेंसी बना सकता है, इसीलिए इस पे रूल्स रेगुलेशंस आना जरूरी है। इवेजन ऑफ टैक्सेशन, आज किसी को आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में चले जाओ और अगर उनकी कंट्री में बिटकॉइन एक्सेप्ट हो रहा है या क्रिप्टो करेंसी से एक्सेप्ट हो रही है, तो वो क्या करते हैं, आपको एक कमोडिटी बेचते हैं, बट उस कमोडिटी के बदले वो टैक्स इवेजन कर लेते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री को पता ही नहीं चलता है। आप पेमेंट कर रहे होते हो क्रिप्टो करेंसी से, जिसका कोई रिकॉर्ड इन कंट्रीज के पास नहीं होता है कि कहाँ पे इन्होंने फंड ट्रांसफर किए। इनको लगता है कि हाँ भैया, इन्होंने तो फंड अभी अपने वॉलेट में ही रखे होंगे या खर्चा कर दिए होंगे, जबकि आपने बाहर देश में कोई सर्विस खरीद ली होती है या कमोडिटी खरीद ली होती है। अमित भारद्वाज वाला सीन ऐसा था कि उन्होंने कोई 18% या 20% कहा था। अभी भी ऐसी कुछ कंपनीज है जो आपको कहती है कि आप एक बिटकॉइन दो और बदले में हम आपको आई गेस 2.3 या 2.4 बिटकॉइंस देंगे। तो ऐसी कंपनीज, ऐसी बोगस कंपनीज से थोड़ा सा दूर रहें। इन्वेस्टर्स ऑफ बिटकॉइन, अगर इन्वेस्टर्स ऑफ बिटकॉइन की बात करें तो माइक्रो स्ट्रैटेजी, टेस्ला, गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग, स्क्वायर, मैराथन पेटेंट ग्रुप, हट 8 माइनिंग क्रॉप एंड कॉइनबेस आर सम ऑफ द कंपनीज जिनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पे उनकी वैल्यूज इन यूएसडीटी देख सकते हैं। अगर हम बात करें सीएमई, जिसे कहते हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, फ्यूचर्स का सबसे बड़ा मार्केट, उसमें भी बिटकॉइन और इथेरियम की लिस्टिंग है। बात करें बैंक्स जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है काइन बैंक यूनाइटेड स्टेट, वायरेक्स यूनाइटेड किंगडम्स, एली यूनाइटेड स्टेट्स, फिडोर बैंक जर्मनी। अगर हम बात करें बेस्ट एक्सचेंजेस टू ट्रेड बिटकॉइन, तो वो है बाइनेंस, एफटीएक्स, कॉइनबेस, क्रैकन, crypto.com, KuCoin और gate.io। यहाँ पे मैंने बिटमेक्स का नाम नहीं लिया, जबकि उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होती है, बिकॉज वहाँ पे इंटरनल ट्रेडिंग्स भी चलती है। बात करें बिटकॉइन एटीएम्स के बारे में, तो ये कुछ एटीएम्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया और कुछ कनाडा में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो काफ़ी जगहों पे लगाए गए हैं और यहाँ से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, आप करेक्ट है, इंडिया में भी यूनो कॉइन्स ने अपना एटीएम लगाने की कोशिश की थी, बट उस एटीएम को 24 घंटे में उखाड़ दिया गया था। रीजन बिहाइंड इट वाज, अरुण जेटली जी ने कहा था दैट बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल सर्विस टेंडर। लीगल सर्विस टेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो इलीगल है, उसका मतलब इतना सा होता है कि आप इसे रुपए के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी तक वो इक्विपमेंट्स नहीं है जो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ बिटकॉइन, किस तरीके से काम करता है, बिटकॉइन क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इसके बाद वाली वीडियो में मैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बिटकॉइन की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे एंड और चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से इथेरियम, XRP, सोलाना और माना कॉइन काम करते हैं।